हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, आप सब लोग कह रहे थे सर निबंध लिखाइए, निबंध का टॉपिक दीजिए, इंपॉर्टेंट निबंध बताइए। तो आपके निबंध से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ खास टॉपिक्स आपको बताऊंगा और इसके अलावा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध जो है वो लिखे हुए हैं, जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और इसमें से 100% आपको निबंध मिल जाएंगे। मतलब 4-5 निबंध आएंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक बाद में दिखाता हूँ। पहले तो देखो निबंध लिखना कैसे है। हिंदी में निबंध लेखन के कुछ खास विषय हम मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में निबंध लिखवाऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। अब यह तो ऐसे आ सकता है, डायरेक्ट ही गोस्वामी तुलसीदास जी पे पूछा जा सकता है, या फिर यह आ सकता है कि मेरे प्रिय कवि, है ना, इस पे आप निबंध लिखिए। तो आप तुलसीदास जी पे लिख दीजिए। कैसे लिखना मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। निबंध लेखन की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आज की इस क्लास में बता दूंगा, और एग्जाम से 2 दिन पहले आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक बता देता हूं पहले, हम किन किन विषयों पर निबंध जो है वो लेखन करने वाले हैं। दूसरा देखो, साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत अच्छी तरह से हमने इसे तैयार किया हुआ है, और कैसे लिखना है मैं सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा देखो कि जब भी कभी हम निबंध लिखते हैं ना, तो किसी खास व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण, जो प्रतिष्ठित, जो व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी किसी पंक्तियों से अथवा काव्य पंक्तियों से हमें शुरुआत करनी चाहिए लेखन की। बाल विवाह एक अभिशाप, इस पर मैं बहुत अच्छी तरह से आपको निबंध जो है वो दिखाऊंगा, ये जो हमने लिखा है। इसके बाद राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, ये ऐसे टॉपिक हैं जो जिस पे पूछा जाता है। तो इस पर कैसे निबंध तैयार करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो आगे देखते जाओ, वर्तमान की जो ज्वलंत समस्या है ना बच्चों, जैसे पर्यावरण है, इस पर आपको निबंध लिखना है, या वैकल्पिक अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अब भाई देखो, हिंदी का एग्जाम है हमारा, और हिंदी के जब हम आप स्टूडेंट हैं, तो इस तरह के टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आप हिंदी के एक विद्यार्थी हैं, तो इस प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने बताया ना, शुरुआत हमेशा काव्य पंक्ति से करो। मेरे जितने भी निबंध है ना, ये इस तरीके से हमने तैयार किए हैं कि या तो उसकी शुरुआत हमने किन खास काव्य पंक्तियों से करी है, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के किसी वक्तव्य से करी है, तो इस प्रकार के निबंध। और देखो पहले तो अभी आप देखते जाओ, फिर मैं आपको एक एक करके सारे लिखवाता हूं। उसके अलावा देखो, नेक्स्ट है दहेज नारी शक्ति का अपमान है, अथवा दहेज एक सामाजिक कलंक है। इस पे आ सकता है, क्योंकि आप युवा हैं और इस पायदान पर खड़े हैं कि आपको निश्चित रूप से इस पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, हमने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका देखी, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान, इस पर पूछा जा सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट और है, अभी तो बहुत सारे निबंध है, मैं और आपको दिखा देता हूं। हाँ, अब देखो, अक्षय ऊर्जा अपार संभावनाएं, इस पर आपको एक बहुत अच्छा सा निबंध जो है वो तैयार करवा दूंगा मैं। तो मतलब और है, हमारे पास खूब सारे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे निबंध मैं आपको तैयार करवा दूंगा कि आपका इससे बार एक भी नहीं जाएगा। राजस्थान में जल संकट, देखो भाई अपन राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे निबंध बन सकते हैं। जैसे राजस्थान में जल संकट, अभी गर्मियां वैसे भी आ रही है, तो पानी की किल्लत तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये आपको इसके कारण, इसके समाधान, इसकी उपयोगिता, बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। शुरुआत करनी रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मैंने कहा ना, किसी न किसी काव्य पंक्तियों से करनी है शुरुआत। राजस्थान में जल संकट के अलावा अगर राजस्थान से पूछा जा सकता है, तो जैसे राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की तीज त्योहार, इस पर बहुत सारे निबंध बन सकते हैं बच्चों। चलो ठीक है, ये सारे निबंध पढ़ेंगे। उससे पहले और कुछ टॉपिक बता देता हूं, किस टॉपिक पर आपको जो है वो निबंध लेखन पूछा जा सकता है। तो हिंदी में अगर हम निबंध लेखन की बात करें बच्चों, तो जैसे बाल विवाह एक अभिशाप पे निबंध आ सकता है। आप अच्छी तरह से तैयार करिए। तो मैंने कुछ टॉपिक बताया, अभी तो ऐसे खूब सारे निबंध हैं जो मैं इन सारे टॉपिक पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। राजस्थान के लोकगीत, चूंकि हम राजस्थान के हैं तो यहाँ पे बनता है जरूर। पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, ये तो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी, वर्तमान समय की आवश्यकता, आप समय के साथ चलना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी जैसे आई ना, तो ये वर्तमान प्रौद्योगिकी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है 5G प्रौद्योगिकी
जो भी चल रही है मोबाइल्स में, तो ये भ्रष्टाचार ये एक एवरग्रीन टॉपिक होता है बच्चों। पर्यावरण है, भ्रष्टाचार है, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, क्षेत्रवाद और भाषावाद ये बड़ी बड़ी जटिल समस्या बच्चों। आतंकवाद तो आजकल कम हो गया है, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद ये समस्या जो है वो हमारे लिए बड़ी जटिल समस्या है। तो इस पर जो है वो पूछा जा सकता है। कैरियर डे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कैरियर डे पे आ सकता है, 12 जनवरी को हम हर वर्ष कैरियर डे मनाते हैं ना, तो चूंकि आप जिस पायदान पे खड़े हो उसके लिए आपके लिए ये जरूरी बन जाता है। वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल स्कूलों में आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया है। योग ये वर्तमान समय की बहुत इसकी उपयोगिता है, तो इस पे पूछा जा सकता है। योग पे तो आएगा ही आएगा 100%, ये तो आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो बेरोजगारी ये एवरग्रीन टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण एवरग्रीन है, 5G प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा देखो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ये एवरग्रीन टॉपिक है, और साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये कुछ खास हमने लिखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक जो हैं, जो हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम और उन टॉपिक्स पे बात करेंगे और इंपॉर्टेंट निबंध लिखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर मान लो आ जाए आपकी परीक्षा में मेरे प्रिय कवि, इस पर आपको निबंध लिखना हो तो आप लिख देना गोस्वामी तुलसीदास जी पे, है ना। तो तुलसीदास जी जो है हिंदी के एक महान कवि हुए हैं, एक संत हुए हैं, और ये हिंदी में समन्वय के कवि माने जाते हैं। राम भक्ति के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत सारी रचना हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखा जो कि जग प्रसिद्ध है, और इन पे खूब सारा लिखा जा सकता है, क्योंकि हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो अगर मान लो डायरेक्ट तुलसीदास जी पे पूछा जाता है तब भी आपको ये लिखना, और अगर ये आता है मेरे प्रिय कवि तब भी आप गोस्वामी तुलसीदास जी पे लिख सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे करनी है आपको। देखो शुरुआत आप करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले हम रूपरेखा लिखते हैं, है ना। रूपरेखा लिखते हैं हम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूपरेखा, और रूपरेखा लिख करके आप यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। एक में लिखना है प्रस्तावना, ये प्रस्तावना, और अंत में उपसंहार, ये 2 पॉइंट तो होते हैं फिक्स। बीच बीच में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम इसे बदलते रहते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा प्रस्तावना, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे, फिर 5वां लिखेंगे। इसमें जो हम टॉपिक लिखने वाला है ना वो सारा आप लिख दीजिए, और फिर एक एक का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जैसे प्रस्तावना आया तो हम प्रस्तावना का वर्णन करेंगे। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना, देखो ये जो पीडीएफ है ना बच्चों मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। जैसे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम सारी पीडीएफ शेयर करते हैं। तो नंबर है मेरा 9079622989। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अब देखो प्रस्तावना में लिखना है ना, शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में सामान्य परिचय दिया जाता है उससे रिलेटेड। तो हम लिखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र गायक, भारतीय समाज के उन्नायक और काव्य रसिकों को परमानंददायक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के समन्वय सरोवर में स्नान करके जन जन के सारे ताप संताप दूर कर दिए। कितनी सारी बातें बता दी। भगवान राम के चरित्र गायक बता दिया, कौन, तुलसीदास जी। भारतीय समाज के उन्नायक, समाज को उच्च स्तर पर ले जाने में योगदान दिया है। काव्य रसिकों में परमानंददायक, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या किया है, इसमें समन्वय किया है भिन्न भिन्न चीजों का, जो हम आगे देखने वाले हैं। और इसके बाद देखो किया है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि शोषित, पीड़ित और अपमानित जनता को आश्वासन दिया। कि क्या आश्वासन दिया, मैंने कहा ना कि हमें शुरुआत जो है वो कुछ खास काव्य पंक्तियों से करनी है, और यहाँ पे हमारी शुरुआत हो गई। कहा है, क्या कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर जो है, जब जब इस पृथ्वी पर कोई धर्म की हानि हुई है तब, और असुरों ने अधम किया है, पाप किया है, तब तब भगवान ने शरीर धारण किया है, रूप धारण किया है, और जो है वो सज्जन लोगों पर भगवान ने कृपा करी है। यहाँ पे राम जी का गुणगान करते हुए तुलसीदास जी ये बात जो है वो रामचरितमानस में बताते हैं। इसी तरीके से देखो महाभारत का भी एक श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। तो ये ऐसी कुछ खास पंक्तियां बच्चों आप याद कर सकते हैं, जहां उपयुक्त उचित जगह लिखे वहां पे आप तो लिख दीजिए। ये एक काव्य पंक्तियां लिखने से एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा इंप्रेस पड़ता है, और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब क्या करना है, जब जैसे आप काव्य
पंक्तियां लिखते हो तो या तो आप इन्हें ब्लैक पेन से लिख सकते हो या फिर आप इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा तो थोड़ा सा अलग दिखेगा, और एक गैप छोड़ दीजिए बीच में, आपकी काव्य पंक्तियां साफ साफ दिखनी चाहिए एग्जामिनर को। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, तो ये कहां लिखा है तुलसीदास जी ने? रामचरितमानस में लिखा है। इसीलिए इस कारण तुलसी और उनका कृतित्व विश्व के आस्तिक जनों के लिए आस्था और विश्वास का आधार बना हुआ है। इसी कारण तुलसी मेरे प्रिय कवि हैं। तो यहां से अब ये शुरुआत हो गई, एक प्रस्तावना हो गई हमारे कि मेरे प्रिय कवि तुलसी क्यों हैं, इसलिए हैं, इसलिए हैं, इसलिए हैं। ये सारी चीजें हमने बता दी। आगे देखो बच्चों, आगे देखो, अब हम बात करेंगे इनका जीवन। ये हमारा पॉइंट हो गया दूसरा। पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया इनका जीवन और इनकी कृतियों के बारे में। भाई आपके प्रिय कवि हैं तो क्यों हैं, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उन्होंने संसार को क्या दिया, मानवता को क्या दिया, तो उनकी कृतियां पढ़ेंगे, उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियां दी है। देखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म किस स्थान पर हुआ यह विवादग्रस्त है, तथापि उनकी एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठा निर्विवाद है। अब जन्म कहाँ हुआ अलग अलग जगह पे बताते हैं, इसलिए हम वो स्थान नहीं लिखेंगे, लेकिन मानव के महामानव के रूप में प्रतिष्ठा जो है उनकी वो निर्विवाद है। वह सौरों के थे या राजपुर के, यह चिंतन का विषय रहा है। काव्य प्रेमियों के लिए तो तुलसी सबके प्रिय हैं। पिता और माता दोनों के स्नेह की छाया से वंचित तुलसी की शैशव गाथा बड़ी करुणा पूर्ण रही है। तो आगे देखो, माता पिता जग जाहि तज्जो विधि उन लिखी कछु भाग भलाई। कहते हैं तुलसीदास जी को माता पिता ने बचपन में ही त्याग दिया था, इनके गुरु ने इनका पालन पोषण किया, बड़ा किया, राम भक्ति की शिक्षा दी थी। तो यहाँ पे ये पंक्तियां आपको बीच बीच में लिखनी है जब इनके जीवन के बारे में लिखते हो, शुरुआत में ही कि भाई माता पिता ने तो इनको बचपन में ही त्याग दिया था। आगे देखो, यह पंक्ति तुलसी के विपन्न बालपन की साक्षी है। उनको एक अनाथ के समान जीवन यापन करना पड़ा, परंतु गुरु नरहरि ने बाह पकड़ करके तुलसी को तुलसीदास बनाया। गोस्वामी जी का कवि रूप बड़ा भव्य और विशाल है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है। तो हमने पहले थोड़ा सा इनके बचपन के बारे में बता दिया और अब हम इनकी कृतियों के बारे में बता देंगे। तो देखो इनकी कृतियां इस प्रकार है, क्या है? दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण आदि आदि आदि, ये इनकी रचना है। याद कर लीजिएगा बच्चों, इंपोर्टेंट है, 100% आएगा। अब देखो दूसरे के बाद ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि तुलसी जो है वो समन्वय के कवि हैं। किसके कवि हैं? समन्वय। समन्वय का मतलब क्या करना? आपस में मिलाना, आपस में जोड़ना, आपस में जो है दो भिन्न भिन्न धाराओं को एक करने के। तो लोकनायक तुलसी की समन्वय की साधना। तुलसी का काव्य समन्वय की विशिष्ट चेष्टा है। ये आपको पंक्ति 100% लिखनी है। तुलसी समन्वय के कवि माने जाते हैं हिंदी में। उन्होंने लोक और शास्त्र का समन्वय किया, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय किया, निर्गुण और सगुण का समन्वय किया, भाषा और संस्कृति का समन्वय किया, पांडित्य और अपांडित्य का ऐसा अपूर्व समन्वय किया जो कि बड़ा दर्शनीय है। अब एक एक करके हम इनके समन्वय को देखते हैं, किसमें कैसे कैसे समन्वय किया है। तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे का फिर का निर्गुण और सगुण का समन्वय। परमात्मा के निराकार और साकार रूप को, साकार स्वरूप को लेकर चलने वाली विरोधी भावनाओं को तुलसी ने सहज ही समन्वित कर दिया है। अब कैसे किया है, कोई उदाहरण तो लिखना पड़ेगा। तो देखो लिखा है, सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुद्ध पेदा। तो कहते हैं सगुण अगुण भेद नहीं है, एक ही है। तो ये आपको इस पे ऐसी चीजें लिखनी है। इसी प्रकार ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी किया है, तो उसको भी समान पद प्रदान करते हुए उन्होंने लोक मानव के सुलभ साधना का मार्ग खोल दिया। क्या कहते हैं? भक्ति ही ज्ञान ही नहीं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो चलो। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, अभय हर ही भव संभव खेदा। ये पंक्तियां लिखनी, याद कर लेना। फिर धर्म और राजनीति का समन्वय किया है। तो धर्म और राजनीति में क्या कहते हैं? तुलसी का धर्म और राजनीति संबंधी सिद्धांत है कि धर्म के नियंत्रण के बिना राजनीति अपने नीति तत्व को खो बैठती है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम का राज्य परित्याग करके वन को चले जाना, भरत का सिंहासन को ठुकरा देना, धर्म और राजनीति के समन्वय का प्रशंसनीय प्रयास है। वस्तुतः धर्म राजनीति का अपरिहार्य अंग है। तुलसी स्पष्ट घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिसकी प्रजा दुखी रहती हो वो राजा जो है वो नरक का अधिकारी है, नरक में जाने के लायक है। सामाजिक समन्वय भी किया इन्होंने। समाज में मिथ्या गर्व और अभिजात भावना को भी तुलसी ने नियंत्रित किया है।
भगवान राम का भक्त उनके लिए शूद्र होते हुए भी ब्राह्मण से अधिक प्रिय और सम्मानीय है। चित्रकूट जाते हुए महर्षि वशिष्ठ राम सखा निषाद को दूर से दंडवत प्रणाम करते देखते हैं तो उसे बरबस हृदय से लगा देते हैं। लिखा है कि राम सखा मुनि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। ये ऐसी कुछ पंक्तियां लिखी बच्चों। इसके बाद तुलसी का काव्य वैभव, कितना वैभवशाली है तुलसीदास जी का काव्य, उसके बारे में आपको लिखना है कि तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पूर्ण समृद्ध हैं। उनके काव्य नायक मानवीय मूल्यों के प्रहरी हैं। भगवान राम जी एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। हर रस, हर छंद और हर अलंकार जो उनके काव्य का अंग बना धन्य हो गया। अवधी, ब्रिज और संस्कृत तीनों ही भाषाएं उनकी अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनी। उनकी काव्य रचना में विविध शैलियों का हृदयग्राही समायोजन हुआ है। अब देखो उपसंहार अंत में लिखेंगे, तुलसी ने अपने अमर महाकाव्य रामचरितमानस के प्रारंभ में ही घोषित किया है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी संत है और संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। यही कारण है कि तुलसी का काव्य मात्र एक काव्य कृति नहीं है, अपितु सत्यम शिवम सुंदरम की पावन साधना है। इसलिए तुलसी मेरे प्रिय कवि है। एंड में इस बात को और जोड़ देना। देखो कितना शानदार निबंध लिखा है बच्चों। अगर आपने ये शानदार निबंध आपकी परीक्षा में लिखा ना, तो पूरे में से पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अभ्यास तो करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार लिख दीजिए, अपनी रफ कॉपी रखिए। अभी तो एग्जाम में 2 दिन बाकी है, रफ कॉपी में लिखिए और आपका कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण है। तो मैंने क्या कहा आपको, जब शुरुआत हम करते हैं तो किसी खास व्यक्ति के वक्तव्य से करें अथवा काव्य पंक्तियों से करें। तो हमने जैसे ये लिखा ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो हमने लिखा कि जो साहित्य, और ध्यान रखना टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी आप कथन दे रहे हो वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम देखो लिखेंगे, क्योंकि साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य किसका दर्पण है? समाज का। समाज को दिखाता है, आईना दिखाता है। तो जो साहित्य मनुष्य को उसके समस्त आशा आकांक्षाओं के साथ, उसकी सभी सफलताओं और दुर्बलताओं के साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष ले आकर खड़ा कर देता है, वही महान साहित्य है। साहित्य के महत्व को प्रतिष्ठापित करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बच्चों। तो ये कथन हमने देखो इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने के बाद हम नीचे उस महान व्यक्तित्व का नाम भी लिखेंगे कि ये कथन है किसका, तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इतना लिखने के बाद अब देखो हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण देंगे, उससे पता चलेगा कि हाँ वास्तव में साहित्य जो है वो क्या है। तो कवि बिहारी ने भी कहा है ना कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अले कल ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल। ये भी तो साहित्य का एक उदाहरण है। ये साहित्य का उदाहरण है। साहित्य वर्तमान परिस्थितियों को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि समाज में क्या चल रहा है। लोग उसको पढ़ते हैं, लोगों की आंखें खुलती है, लोग जागरूक होते हैं। ये है साहित्य, इसे कहते हैं साहित्य की ताकत। 2 एग्जाम्पल आपने देखा ना, इसे कहते हैं साहित्य की ताकत। इतना लिखने के बाद बच्चों अब हम रूपरेखा बनाएंगे। ये चीजें आपको पहले लिख देनी है। इतना पढ़ते ही एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाएगा, पूछो मत। पूरे में से पूरे नंबर अगर नहीं मिले तो मेरे को फिर मिलना आप लोग। तो बच्चों उसके बाद देखो फिर प्रस्तावना, उसके बाद फिर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले ये रूपरेखा आपको तैयार करनी है, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। जहां से शुरुआत करो वहां पे क्या तो खास पंक्तियां पहले लिख दीजिए, या इसको लिखें और उसके नीचे वो सारी चीजें लिख दीजिए जो हमने ऊपर लिखी हैं। ये सारे पॉइंट है। एंड में उपसंहार आपको लिखना है। तो ये है, आप देखो पढ़ लेना इसको। मैं सारा एक एक चीज पढ़ के इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहले प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना में हमें सामान्य जानकारी देनी है। उसके बाद देखो नीचे साहित्य का अर्थ, साहित्य कहते किसे हैं। फिर साहित्य का महत्व हमने लिख दिया। फिर साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध हमने बता दिया। उसके बाद हमें सामाजिक परिवर्तन और साहित्य के बारे में लिखना है कि साहित्य कैसे परिवर्तन लाता है। यहाँ पे हमने बिहारी जी की पंक्तियां लिख दी बच्चों। साहित्य की शक्ति के बारे में हमने बता दिया। साहित्य का लक्ष्य क्या होता है ये हमने यहाँ पे बता दिया। साहित्य पर समाज का प्रभाव कैसे पड़ता है ये भी हमने बता दिया। और एंड में हमने बता दिया उपसंहार। उपसंहार में आपको ये इस तरह की पंक्तियां लिखनी है। तो बच्चों ये तो हमारी एक क्लास हुई निबंध लेखन के लिए। दूसरी और तीसरी 2-3 हमारी क्लासें आएगी। इस निबंध लेखन का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अपने जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, चाहे वो अपना जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, चाहे निबंध लेखन है, चाहे फीचर और जो अपना आलेख लेखन है, इसके अलावा व्याकरण जितनी भी हैं टॉपिक हैं, काव्यखंड, गद्यखंड, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हमारे सारे ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाकर के आप हमारी विभिन्न जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और PDF मैंने पहले बता दिया, अपना जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी। ग्रुप के लिए नंबर मैंने आपको दे दिया, एक बार फिर से दे देता
जाओ जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं पीडीएफ शाम को शेयर करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल देना। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक किए बिना मत रहना, मतलब क्लास को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर देना ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ पढ़ सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करिएगा। आपके आने वाले सारे एग्जाम्स की तैयारी हम इसी तरीके से कराने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।